नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण आज है। शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट तक ये फ्लाईओवर बनेगा। नगराम रेलवे ऊपरगामी सेतु का भी आज लोकार्पण होगा। तो सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी रहेंगे मौजूद। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी होंगे शामिल। तो आज शाम 4:30 बजे अमर शहीद पथ पर यह कार्यक्रम होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। तो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी होंगे शामिल। तो करीब 4:30 बजे अमर शहीद पथ पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण आज होगा। यह फ्लाईओवर शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट तक का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तो नगराम रेलवे ऊपरगामी सेतु का भी लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। तो लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी इस दौरान मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी रहेंगे मौजूद। तो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी होंगे शामिल। तो देखिए, पूरे कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। आज शाम 4:30 बजे अमर शहीद पथ पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी इस दौरान मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी होंगे। तो आज शाम 4:30 बजे अमर शहीद पथ पर इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जहां एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण आज है। ये फ्लाईओवर शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट तक बनेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज फ्लाईओवर का लोकार्पण होने जाना है और देखिए, कार्यक्रम की तैयारियां भी की जा रही हैं। अंतिम दौर में ये तैयारियां हैं, क्या कुछ पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा होगी? आज एक एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण करने वाले हैं। ये फ्लाईओवर का लोकार्पण करने वाले हैं। ये फ्लाईओवर पूरी तरीके से बन के तैयार है और इस फ्लाईओवर की काफी जरूरत भी थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि बड़े पैमाने पर कल जो आमंत्रित सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। करीब 44 देशों से जो प्रतिनिधि हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। तो एयरपोर्ट से सीधे ये एलिवेटेड फ्लाईओवर शहीद पथ पर आएगा और शहीद पथ से होते हुए सीधे वृंदावन योजना, जहां पर यह आयोजन होना है, वहां पर सीधे पहुंचने की व्यवस्था होगी। तो निश्चित तौर पर यह फ्लाईओवर काफी महत्वपूर्ण है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एयरपोर्ट्स के जरिए लखनऊ पहुंचेंगे। वो बिना कहीं बीच में रुके हुए सीधे इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के जरिए शहीद पथ आएंगे और शहीद पथ से होते हुए सीधे जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंचने की व्यवस्था होगी। तो इस फ्लाईओवर का आज लोकार्पण होना है। चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, उसके अलावा लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक, चूंकि ये क्षेत्र उनका है, विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद
मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात आज राजधानी लखनऊ वासियों को इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के जरिए मिलेगी, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना किसी जाम में, बिना किसी भीड़ भाड़ के ये एलिवेटेड फ्लाईओवर लखनऊ के किसी भी हिस्से में पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका होगा, जिसका लोकार्पण आज होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। दूसरी बड़ी चीज यह है कि भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा भी एयरपोर्ट पर लगाई गई है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा थी कि अगर कोई अयोध्या आता है और लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां पर उसको भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा दिखे, ताकि यहां से वो अयोध्या के लिए आगे बढ़ सके। तो उस प्रतिमा का भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। साथ ही साथ 2-3 और छोटी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। एयरपोर्ट के पास यह कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हुई हैं और निश्चित तौर पर कल के कार्यक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण है यह एलिवेटेड फ्लाईओवर। इस वजह से इसका लोकार्पण आज किया जा रहा है, क्योंकि यह फ्लाईओवर पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और लोकार्पण के इंतजार में यह रुका हुआ था, जिसका लोकार्पण होने जा रहा है। जी ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी तेज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी लखनऊ आएंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति का कार्यक्रम रहने वाला है। लखनऊ में उनका आगमन होगा। लोक भवन में शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक राष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। रात 8 से 10 बजे तक राजभवन में डिनर कार्यक्रम होगा, जिसमें वो शामिल होंगी। करीब 2 घंटे लखनऊ में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कल सुबह 9:30 बजे आएंगे। एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। वृंदावन कॉलोनी स्थित कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे पीएम मोदी। कल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन कार्यक्रम है। कल सुबह 10:30 बजे से पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ग्लोबल ट्रेंड शो का भी लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। कल सुबह 10:15 पर जीआईएस आयोजन स्थल पहुंचेंगे पीएम। देश के नामी उद्योगपतियों का कल लगेगा जमावड़ा। तो एसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके देखिए, आप ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और तैयारियां अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तमाम खाके तैयार कर लिए गए हैं। गेस्ट कौन कौन से आएंगे, कहां रहेंगे, ये भी तैयारियां हो गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का आगमन होना है, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चीजें बिल्कुल फाइनलाइज हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम खुद जो मौके पर जाकर निरीक्षण किया था, साथ ही साथ उन रूट्स का भी निरीक्षण किया था जहां के जरिए जो मेहमान लखनऊ आ रहे हैं वो वहां पहुंचने वाले हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो 44 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि आएंगे, जिसमें बड़ी कंपनियों के सीईओ, साथ ही साथ बड़ी कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं, साथ ही साथ विभिन्न देशों के जो मंत्री हैं, वहां के जो राजनयिक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होने वाले हैं। जहां तक हम देश की बड़ी कंपनियों की बात करें तो जहां प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 10:30 बजे इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद उसमें 5 बड़े उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना संबोधन भी देंगे, जिसमें रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। साथ ही साथ अगर बात करें टाटा सन्स की तो उनके चेयरमैन भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो ज्यूरिक इंटरनेशनल भी इस जो ज्यूरिक इंटरनेशनल के प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। 5 बड़े उद्योगपति हैं, जिसमें टाटा बिरला जैसे ग्रुप शामिल हैं, रिलायंस जैसे ग्रुप शामिल हैं, ज्यूरिक इंटरनेशनल जैसे ग्रुप्स शामिल हैं। उनके प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें अपना संबोधन देंगे। हालांकि उस संबोधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन होगा, फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो सीधे तौर पर हर उस विषय के बारे में बताने की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति क्या कहती है, उसका फायदा किस तरीके से निवेशक उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से निवेशकों के लिए अपनी जो नीतियां हैं उनको शिथिल किया है और कोशिश की है कि निवेशकों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उनके प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके और कहीं कोई फाइल रुके ना, उसकी व्यवस्था इस औद्योगिक विकास नीति के तहत की गई है। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तो उनका जो संबोधन होगा उसमें यह बताने की कोशिश
होगी कि उत्तर प्रदेश के कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर वो निवेश करने वाले हैं, कितना निवेश करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के पीछे आखिर क्या कारण है, क्यों उन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जो कल होने वाली हैं, चूंकि 3 दिन तक ये आयोजन लगातार चलेगा, 10, 11 और 12 फरवरी को, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चौराहों को पूरी तरीके से सजाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं उन रूट्स पर जहां से इन मेहमानों को एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना है। साथ ही साथ जो उनके रुकने की व्यवस्था है उसके लिए टेंट सिटी बनाई गई है, उन टेंट सिटी का भी उद्घाटन कर प्रधानमंत्री मोदी को करना है। तो सीधे तौर पर यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ देश की राष्ट्रपति भी शामिल होंगी। तो निश्चित तौर पर इन 3 दिनों तक एक बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार करीब 20 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन करेगी और ये एक उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा अवसर होगा, खास तौर पर उस दिशा में एक बड़ा कदम होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही हो कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस आयोजन के जरिए निभाने की कोशिश होगी। अब देखना यह है कि कल से जब 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में शुरू होगा तो किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही है कि बेहतर एक बड़ा निवेश इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में होगा, उसमें कितनी सफलता मिलेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले भी अपने प्रतिनिधियों को विभिन्न देशों की यात्रा पर भेजा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के ब्यूरोक्रेट्स मौके पर गए थे। रोड शो के जरिए वहां के निवेशकों को, लोगों को बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए सुविधाएं, साथ ही साथ सहूलियतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनशक्ति की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कर रही है, तो वो निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ देश की बड़ी जो शहर हैं, 9 शहरों में भी रोड शो हुए थे। मुख्यमंत्री लगातार 1 साल से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कल जमीनी स्तर पर दिखाई देंगी जब एमओयूज उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही साथ देश की बड़ी कंपनियों के साथ साइन करेगी। बिल्कुल इसके और देखिए, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बेहद उत्साहित नजर आ रही है, कल से उत्तर प्रदेश की तस्वीरें ही अलग होगी, तो जनता में भी उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सजाया गया है, लोग देखने पहुंच रहे हैं कि आखिर क्या क्या तैयारियां की गई है, कल लखनऊ में कैसी तस्वीरें होंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी चीज होती है कि लखनऊ को पूरी तरीके से सजाया गया है। दूसरी बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश की जरूरत है रोजगार, जिसको लेकर लगातार पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता रहा और कहीं ना कहीं अब ये चीजें बेहतर होती जा रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो निवेश की कोशिशें लगातार की गई, उनको मूर्त रूप लेते हुए कल देखा जा सकता है। तो सीधे तौर पर न केवल उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश के साथ ही रोजगार के साधन पैदा होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने प्रदेश में, अपने घर के आसपास नौकरी पा सकेंगे। तो ये बहुत सारी संभावनाएं हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की जो उम्मीद लगाकर सरकार चल रही है, उसको भी कहीं ना कहीं फलीभूत होते हुए, मूर्त रूप लेते हुए कल देखा जा सकता है। अब देखना यह है कि इस एक्सपेक्टेशन में कितनी सफलता उत्तर प्रदेश सरकार को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिलती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जितना लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं, उससे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में होगा। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर बड़ा बयान आया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान, इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद में नमाज के लिए मना नहीं किया। बहुत मस्जिदों में औरतें नमाज पढ़ती हैं, पूरी दुनिया के साथ अपने देश में भी कोई रोक नहीं है। ईदगाह लखनऊ जामा मस्जिद में औरतें जुमे की नमाज अदा करती हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में वाजिब एफिडेविट दाखिल किया है, तो औरतों को नमाज पढ़ने से मस्जिद में कभी मना नहीं किया गया। तो फरंगी महली का ये बयान सामने आया है, जहां पर औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर ये बड़ा बयान है कि कभी उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोका गया। औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं। कई ऐसी औरतें हैं जो ईदगाह और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करती हैं। तो मस्जिद में महिलाओं की नमाज पढ़ने पर यह बड़ा बयान मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का आया है।
मज़हब इस्लाम में ख़वातीन को, औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना नहीं किया गया है, बल्कि बहुत सी मसाजिद में ऑलरेडी औरतें नमाज पढ़ती हैं। और पूरी दुनिया में आप देख लें कि अक्सर मस्जिदों में औरतें नमाज पढ़ने जाती हैं, और अपने मुल्क में भी इस पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं है। और हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ में जो जामा मस्जिद है, वहाँ जुमे की नमाज में भी बाकायदा औरतें बाजमात नमाज अदा करती हैं। तो इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एफिडेविट कोर्ट में दायर किया है, उसमें बिल्कुल ही वाजिब और सही बात लिखी है कि औरतों को नमाज पढ़ने से मस्जिद में कभी भी मना नहीं किया। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। रोडवेज की बस ने कई कर्मचारियों को कुचला। सड़क हादसे में 4 की मौत, 3 घायल। हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो डीएम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राहत कार्य कराने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। अब खबर गोंडा से, जहां जेल में बंद कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। दोहरे हत्याकांड मामले में जिला कारागार में बंद था कैदी। दोहरे हत्याकांड का आरोपी 45 वर्षीय शौकत अली की मौत तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में कैदी को कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में कैदी ने दम तोड़ दिया। बेलभरिया में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या आरोप था शौकत अली पर। इटिया थोक के बेलभरिया गांव का रहने वाला मृतक शौकत अली बताया जा रहा है। बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद, ताबड़तोड़ फायरिंग कर किसान की हत्या कर दी। लहूलुहान हालत में खेत में किसान का शव मिला। पुलिस ने मौके से 3 खोखे भी बरामद किए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोघट थाना इलाके के बामनोली गांव का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद है, हमलावरों ने खुलेआम किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद किसान की मौके पर ही मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। घटना ये हुई एक रात के समय एक रामवीर सिंह किसान थे, रामवीर सिंह सन ऑफ ज्ञान सिंह। उनकी रात को पहले तो हाथापाई हुई, शायद फिर हार हुए 2-3 और यहाँ लाके गोली मार दी। पुलिस आई मौके पे? पुलिस अब सुबह मौके पर आई, सुबह ही पता चला घटना रात की है। सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। पुलिस ने रेप आरोपी दादा को गिरफ्तार किया है। आरोपी दादा पर 1.5 साल की पोती से रेप का आरोप है। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना लोनी बॉर्डर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस ने रेप आरोपी दादा को गिरफ्तार किया है। एक बार फिर से रिश्ते को तार-तार करने वाली ये घटना सामने आई है, जहां आरोपी दादा ने 1.5 साल की पोती से रेप किया। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर मनचले युवक ने छात्रा से की छेड़छाड़। छात्रा ने युवक की लात घूंसों से जमकर की पिटाई। छात्राओं का पिटाई करते हुए युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। छात्राएं ट्यूशन पढ़कर जा रही थी घर। युवक ने छात्रा से मांगा मोबाइल नंबर। छात्रों ने युवक को बीच रोड पर जमकर की पिटाई। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी का ये मामला है।
हाथरस से खबर, जहां बाइक सवार युवक खुलेआम हाथों में अवैध देशी तमंचा लहराते नजर आए। अवैध देशी तमंचा लहराते हुए बाइक चला रहे थे, जिसका पीछे से एक अज्ञात कार सवार ने वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के केलोरा चौराहे का ये मामला है। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर महाशिवरात्रि के लक्खी मेले की व्यवस्था के मद्देनजर डीएम और एसएसपी ने बैठक किया, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। टायर ट्यूब लगा हुआ रहे। हरदोई में बीते हफ्ते हुई अधेड़ की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त ने ही मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। 1 फरवरी को जनपद के थाना सांडी के गांव में खेतों में एक मृत व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी, जिसकी शिनाख्त उसी थाना क्षेत्र के एक अतुल द्विवेदी नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। उसके सर पर वार किया गया था। पोस्टमार्टम से सर के पे हुए वार से मृत्यु होना ज्ञात हुआ था। परिजनों ने पड़ोस के गांव के एक रिजवान नामक व्यक्ति पर शक जाहिर करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो फरार चल रहा था। इस रिजवान नामक व्यक्ति को आज अरेस्ट किया गया है, जिसने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी से अवैध संबंधों के शक पर उसने इस अतुल द्विवेदी की हत्या की थी। इसकी ही निशानदेही पर मृतक के पैंट, जो कि उस समय उसके शरीर पर नहीं थे, और हत्या में प्रयुक्त जो पत्थर है वो बरामद किया गया। अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां विवादों में घिरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कौशिक को शासन ने हटाया। डॉक्टर अमीरुल हसन बनाए गए हैं प्रधानाचार्य। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से विवादों में घिरने के बाद प्रिंसिपल को हटाया गया। डॉक्टर अमीरुल हसन बनाए गए हैं नए प्रधानाचार्य। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला। विवादों में घिरे मेडिकल कॉलेज के ये प्रिंसिपल, जिसके बाद प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कौशिक को शासन ने हटाया है। वहीं हर परिवार को रोजगार देने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। परिवार आईटी और एक परिवार एक पहचान बनाने के लिए पोर्टल तैयार है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने में मिलेगी मदद। हर घर से एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने में मिलेगी मदद। पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन। शहरी क्षेत्रों में लेखपाल और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी करेंगे सत्यापन। तो family.up.gov.in पोर्टल पर परिवार आईडी के लिए होगा आवेदन। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां शहरी क्षेत्रों में लेखपाल और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी करेंगे सत्यापन। तो family.up.gov.in पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो हर परिवार को रोजगार देने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। अगर शहर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए शहर पूरी तरह से तैयार है। जिला प्रशासन शहर को ऐसे सजा रहा है जैसे यहीं पर स्वर्ग हो और विदेशी मेहमानों को अपने घर जैसा एहसास हो सके। इसके लिए जिला प्रशासन VIP रूट्स पर वॉल पेंटिंग करा रहा है। वहीं अनोखे अंदाज में सेल्फी पॉइंट को सजाया गया है। G20 पार्क का उनके स्वागत सत्कार के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें, G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आगरा आ रहे हैं विदेशी मेहमानों का स्वागत खास अंदाज में किया जाएगा। 10 फरवरी को पहला प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचेगा, जिसको लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। शहर भर के चौराहों पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तो वहीं सड़कें भी पूरी तरह से गड्ढा मुक्त बनाई जा रही हैं।
इवेंट में ताजमहल में भी हमने स्वागत का कार्यक्रम किया हुआ है। ताजमहल एंट्री पे जो डेलीगेट्स आएंगे उनका हम पारंपरिक तरीके से, जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसके तहत हम स्वागत करेंगे। जब वो लाल किले में प्रवेश करेंगे तो चूंकि किला एक राजसी स्थान है जहाँ से शासन किया जाता था, तो किले की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, उसकी अपनी एक गरिमा है। तो जो रॉयल प्रोसेशन होता है उसकी थीम पर हमने उनका वेलकम इवेंट प्लान कर रखा है। ये जो डेलीगेट्स आएंगे बिल्कुल प्रवेश द्वार पे हम बड़े नगाड़े, तुरही, वादन, पुष्प वर्षा, बाकी अन्य तरीके के जो स्वागत होता है उस तरीके से एक बेहतर जो है कि जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है उसका हम दीदार उनके सामने रख सकते। पहली बार भारत G20 जैसे कार्यक्रम का हिस्सा लेने जा रहा है, उसकी अध्यक्षता करने वाला है। कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ साथ आगरा वासियों के लिए भी ये अहम मौका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय हम फतेहाबाद रोड स्थित आई लव सेल्फी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो G20 के मेहमानों के आने के स्वागत की तैयारियां कर रखी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अम्ब्रेलास लगाए हुए हैं और पूरी तरह से एक अलग ही यहाँ पर अम्ब्रेलास लगाकर डेकोरेट किया गया है। पूरी तरह यहाँ जो आगरा आई लव सेल्फी पॉइंट बनाया था उसको भी बड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह तैयारियां कर रखी हैं। हालांकि बात करें तो आगरा पूरी तरह तैयारियों से पूरी अंतिम रूप दे चुका है। इस रूट से G20 के जो मेहमान आएंगे उस रूट को भी पूरी तरह सजा दिया गया है। आप देखो वॉल पेंट के हिसाब से यहाँ की संस्कृति को दर्शाया गया है। यहाँ पर दीवारों पर पेंटिंग की गई है सुंदर सुंदर, और यहाँ पर एक संस्कृति को दर्शाया गया है कि किस तरीके से जो यहाँ का कल्चर है उसके स्वागत के लिए भी तमाम तरह की यहाँ पर तैयारी कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि G20 के तहत आने वाले जो मेहमान हैं वो 10 तारीख को शाम को आगरा पहुंच जाएंगे, जिसके बाद 3 दिन तक लगातार यहाँ बैठकें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं G20 मेहमानों के लिए आगरा में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।